लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 6वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन कुछ रात बीते कमलिनी फिर मनोरमा के मकान पर पहुंची। बाग के फाटक पर उसी दरबान को टहलते पाया जिससे कल बातचीत कर चुकी थी। इस समय बाग का फाटक खुला हुआ था और उस दरबान के अतिरिक्त और भी कई सिपाही वहां मौजूद थे। दरबान कमलनी को देखते ही खुशी से आगे बढ़ा और बोला, आइए आइए, मैं कब से आपकी राह देख रहा हूं। नागर जी को आए 2 घंटे से ज्यादा हो गए और वे आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही हैं। दरबान के साथ ही साथ कमलिनी बाग के अंदर गई और उस आलीशान मकान के सहन में पहुंची जो इस बाग के बीचों बीच बना हुआ था। इस मकान के कमरों, दालानों, कोठरियों, तहखानों और पेचीले रास्तों का यदि यहां पूरा पूरा बयान किया जाए तो पाठकों का बहुत समय नष्ट होगा, क्योंकि इस हिकमती मकान के हर दर्जे और हर एक हिस्से बड़ी कारीगरी और मतलब के साथ बनाए गए हैं। यदि हमारे पाठकों को 3-4 बार इस मकान के अंदर जाने और रात भर रहने का मौका मिल जाएगा तो उन्हें यहाँ का बहुत भेद मालूम हो जाएगा। कमलिनी ने नागर को सहन में टहलते हुए पाया। वो सिर नीचा किए किसी सोच में डूबी हुई टहल रही थी। कमलिनी के पैर की आहट पाकर चौंकी और बोली, क्या मेरी सखी मनोरमा का संदेशा लेकर तुम ही आई हो? कमलिनी, हाँ। नागर, तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो? मैंने तुम्हें सिवाय आज के पहले कभी नहीं देखा। कमलिनी, हाँ ठीक है, परंतु मैं अपना परिचय किसी तरह नहीं दे सकती। नागर, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी बातों पर क्यों कर विश्वास करूंगी? कमलिनी, यदि मेरी बातों पर विश्वास ना करोगी तो मेरा कुछ भी न बिगड़ेगा। अगर कुछ बिगड़ेगा तो तुम्हारा या तुम्हारी सखी मनोरमा का। जब मनोरमा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा तो मुझे भी इस बात का तरद्दुद हुआ और मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे भेजती तो हो, मगर जाने से कोई काम न निकलेगा, क्योंकि मैं किसी तरह अपना परिचय किसी को नहीं दे सकती और बिना मुझे अच्छी तरह जांचे नागर मेरी बात पर विश्वास न करेंगी। इसके जवाब में मनोरमा ने कहा कि मैं लाचार हूं, सिवाय तेरे यहां पर मेरा हितु कोई नहीं जिसे नागर के पास भेजूं। यदि तू न जाएगी तो मेरी जान किसी तरह नहीं बच सकती। खैर, तुम्हें मैं एक शब्द बताती हूं, मगर खबरदार वो शब्द सिवाय नागर के किसी दूसरे के सामने जबान से न निकालना। जिस समय नागर तेरी जबान से वो शब्द सुनेगी उसी समय उसका शक जाता रहेगा और जो कुछ तू उससे कहेगी वो अवश्य करेगी। आखिर मनोरमा ने वो शब्द मुझे बताया और उसी के भरोसे मैं यहां तक आई हूं। नागर, कुछ सोचकर, वो शब्द क्या है? कमलिनी, चारों तरफ देखकर और किसी को न पाकर। विकट। नागर, कुछ देर तक सोचने के बाद, खैर मुझे तुम पर भरोसा करना पड़ा। अब कहो, मनोरमा किस अवस्था में है और मुझे क्या करना चाहिए? कमलिनी, मनोरमा भूतनाथ से मिलने के लिए गई थी, मगर उससे मुलाकात होने पर ना मालूम कौन सा ऐसा सबब आ पड़ा कि उसने भूतनाथ का सिर काट लिया। नागर, चौंक कर, हैं? भूतनाथ को मार ही डाला? कमलिनी, हाँ, उस समय मैं मनोरमा के साथ मगर कुछ दूर पर खड़ी ये हाल देख रही थी। नागर, अफसोस, मनोरमा ने बहुत ही बुरा किया। आजकल भूतनाथ से बहुत कुछ काम निकलने का जमाना था। खैर, तब क्या हुआ? कमलिनी, मनोरमा को मालूम न था कि राजा बीरेंद्र सिंह का अय्यार तेज सिंह इस समय थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ की आड़ में खड़ा भूतनाथ और मनोरमा की तरफ देख रहा है। नागर, उफ, तेज सिंह को भूतनाथ के मरने का सख्त रंज हुआ होगा, क्योंकि इन दिनों भूतनाथ दिलो जान से उन लोगों की मदद कर रहा था। अच्छा, तब? कमलिनी, तेज सिंह बड़ी फुर्ती से उस जगह जा पहुंचा जहां मनोरमा खड़ी थी और एक लात मनोरमा की छाती पर ऐसी लगाई कि वो बदहवास हो जमीन पर गिर पड़ी। तेज सिंह ने उसकी मुश्कें बांध लीं और जफील बजाई, जिसकी आवाज सुन कई आदमी वहां आ पहुंचे। उन लोगों ने मनोरमा के साथ मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। उसी समय मनोरमा के कई सवार दूर से आते हुए दिखाई पड़े, मगर उन लोगों के पहुंचने के पहले ही तेज सिंह और उसके साथी हम दोनों को लेकर वहां से थोड़ी दूर पर पेड़ों की आड़ में जा छिपे। दूसरे दिन हम दोनों ने अपने को रोहतासगढ़ किले के अंदर पाया। मनोरमा ने अपने छूटने की बहुत कुछ कोशिश की, मगर कोई काम न चला। आखिर उसने तेज सिंह से कहा कि भूतनाथ बड़ा ही शैतान, नालायक और खूनी आदमी था। उसका असल हाल आप लोग नहीं जानते।
यदि जानते तो आप लोग खुद भूतनाथ का सिर काट डालते। इसके जवाब में तेज सिंह ने कहा कि यदि इस बात को तू साबित कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। मनोरमा ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि यदि आप इसे छोड़ दें और 5 दिन की मोहलत दें तो इसे मैं अपने घर भेजकर भूतनाथ के लिखे थोड़े कागजात ऐसे मंगा दूं कि जिन्हें पढ़ते ही आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए और भूतनाथ का वो विचित्र हाल भी, जिसे आप लोग नहीं जानते, मालूम हो। यदि मैं झूठी निकलूं तो जो कुछ चाहे मुझे सजा दीजिएगा। तेज सिंह ने कुछ देर सोच विचार कर कहा कि हो सकता है मुझसे बहाना करके इसे तुम अपने घर भेजो और किसी तरह की मदद मंगाओ, मगर मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं। मैं तुम्हारी बात मंजूर करता हूं और इसे मेरी तरफ इशारा करके छोड़ देता हूं। जो कुछ चाहो इसे समझा बुझाकर अपने घर भेजो। इसके बाद मुझसे निराले में बातचीत करने के लिए आज्ञा मांगी गई और तेज सिंह ने उसे भी मंजूर किया। आखिर मनोरमा ने मुझे बहुत कुछ समझा बुझाकर तुम्हारे पास रवाना किया। अब मैं तो रोहतासगढ़ जाने वाली नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जान बची है, मगर तुम्हें मुनासिब है कि जहां तक हो सके भूतनाथ के कागजात लेकर जल्द रोहतासगढ़ जाओ और अपनी सखी के छुड़ाने का बंदोबस्त करो। कमलिनी की बातें सुनकर नागर सोच सागर में डूब गई। ना मालूम उसके दिल में क्या क्या बातें पैदा हो रही थीं, मगर लगभग आधी घड़ी के वो चुपचाप बैठी रही। इसके बाद उसने सिर उठाया और कमलिनी की तरफ देखकर कहा, खैर अब मुझे रोहतासगढ़ जाना जरूरी हुआ। रात भर में वे सब इंतजाम करके सवेरे या कुछ दिन चढ़े रवाना हो जाऊंगी। कमलिनी, अच्छा, तो मेरे जिम्मे जो कुछ काम था उसे मैं कर चुकी। अब तुम जो मुनासिब समझो करो और मुझे आज्ञा दो कि जाऊं और अपना काम देखूं। नागर, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुमने मुझ पर और मनोरमा पर भारी एहसान किया। अब मैं चाहती हूं कि आज की रात यहां रह जाओ, क्योंकि मनोरमा को छुड़ाने के लिए रात भर में मैं जो कुछ इंतजाम करूंगी उसका हाल सवेरे तुमसे कहूंगी और उसके बाद तुमसे कुछ सलाह करके तब रोहतासगढ़ जाऊंगी। कमलिनी, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम्हें राय दूं, परंतु रात भर के लिए अटक जाने में मेरा कोई हर्ज नहीं है, यदि इससे आप लोगों की कुछ भी भलाई हो। नागर ने कमलिनी के लिए एक कमरा खोल दिया और उसके खाने पीने के लिए बखूबी इंतजाम कर दिया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 6वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।